हेलो गाइस, मेरे चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की वीडियो सीरीज को खत्म कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं एक नई वीडियो सीरीज और एक नए सब्जेक्ट की, यानी कि राजनीतिक विज्ञान की। दोस्तों, ये चैनल खासकर आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसमें 6th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट्स को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हम कम शब्दों में अलग अलग वीडियो सीरीज को बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हिस्ट्री की वीडियो सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए बात करते हैं आज के क्लास डिस्क्रिप्शन के बारे में, जिसमें आज हम 6th क्लास के राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 1 को समझेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता की समझ। चलिए फिर शुरू करते हैं। बात करते हैं विविधता की, जिसका अर्थ होता है भिन्नता। आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे समाज में हर लेवल पर विविधता पाई जाती है। विविधता के अलग अलग आधार होते हैं, जैसे आदत, किसी काम को करने का तरीका, किसी व्यक्ति का रंग रूप, खान पान आदि। उसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष की भाषा, आर्थिक स्थिति यानी गरीब या अमीर, अलग अलग धर्म, कल्चर, जाति व्यवस्था और प्रेरणा आदि इसी में ही आते हैं। एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, विश्व में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम यानी उनकी आय में भिन्नता देखने को मिलती है। हो सकता है कि संसाधनों की कमी के कारण ऐसा हो, उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे परिवार की पृष्ठभूमि। भारत में ही देखते हैं कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी आदि। हाल की संख्या के आधार पर ये कम ज्यादा हो सकते हैं। लोक रीति रिवाज, उनके रहने का तरीका आज क्षेत्र में अलग अलग होता है और कहीं ना कहीं वहां की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर आधारित होता है। और हमें किसी काम को करने के लिए अलग अलग प्रेरणाएं भी मिलती हैं, जिनके स्रोत ज्यादातर कहानियां, किताबें, कल्पनाएं और कई बार वास्तविक जीवन भी होता है। अब बात करते हैं एक छोटी सी कहानी की। इसमें समीर नाम के 2 दोस्तों के बारे में बताया गया है। इसमें एक समीर आर्थिक रूप से मजबूत है, तो वहीं दूसरा गरीब। एक समीर शिक्षित है, तो वहीं दूसरा कुछ मजबूरियों की वजह से अशिक्षित। एक समीर हिंदू धर्म से संबंध रखता है, तो वहीं दूसरा इस्लाम से। उनकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी के बीच बटी हुई है। उनके पहनावे में भी काफी अंतर है। बहुत से अंतर होने के बाद भी उनके बीच दोस्ती काफी अच्छी हो गई है और इसी के तहत वे दोनों एक दूसरे को अपने अपने परिवेश के बारे में बताया करते हैं। यानी कि विविधता से एक फायदा यह भी है कि हमें एक दूसरे की संस्कृति जानने को मिलती है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। अब अगला प्रश्न है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। दोस्तों, अभी तक हम विविधता को एक नेगेटिव टर्म की तरह समझ रहे हैं, पर इसके बहुत से फायदे भी हैं। आइए देखते हैं। अब जब हम दोस्ती करने जाते हैं, तब हम केवल सामने वाले का व्यवहार या बिहेवियर देखते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इसके अलावा हम अपना भोजन शेयर करते हैं, साथ साथ त्योहार मनाते हैं, रीति रिवाजों, कहानियों और एक दूसरे की कल्पनाओं के बारे में जानते हैं। इन सब चीजों से हम एक समय विशेष की जानकारियां मिल जाती हैं, जैसे पुरानी पीढ़ियां, शासक वर्ग, समाज, रहन सहन आदि। अब जितनी भी बातें हमने ऊपर विविधता के बारे में की, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि भारत विविधता वाला देश है, फिर भी इसमें आज भी एकता बनी हुई है। अलग अलग धर्मों के निवासी विभिन्न तरीके से अपने देवी देवताओं या जिन्हें वे मानते हैं उनकी पूजा करते हैं।
सामाजिक विधि विधान के अनुसार शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। लोगों के पहनावे में भी फर्क देखने को मिलता है। क्षेत्र के हिसाब से लोगों के भोजन में भी बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह वहाँ की भौगोलिक स्थिति से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा गीत, संगीत, साहित्य और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद लोगों के बीच इसका आदान प्रदान कैसे संभव हुआ होगा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, जिसके पीछे कई कारण थे, जैसे खेती करने के लिए, अन्य जगहों पर बसने के लिए, व्यापार करने के लिए, आपदाओं से बचने के लिए, बेरोजगार होने पर काम की तलाश करने के लिए और युद्ध होने की स्थिति में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते। जिन जगहों पर ये जाते थे वहां की भाषा, भोजन, संगीत और धर्म को बहुत नजदीकी से देखते थे और अपनी संस्कृति के साथ साथ वहां की संस्कृति को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लिया करते। मतलब मिश्रित संस्कृति का दौर शुरू हो गया। अलग अलग क्षेत्रों के अपने अलग अलग इतिहास हुआ करते हैं और भौगोलिक स्थिति का प्रभाव समाज के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप को अगर नजदीकी से देखें तो इसमें पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, जंगल, मैदानी इलाके और अन्य विशेषताओं को संगम के रूप में माना जा सकता है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम भारत के दो अलग अलग भागों की चर्चा कर लेते हैं। पहला लद्दाख है, जो कि उत्तरी भाग में स्थित है, और दूसरा केरल, जो कि दक्षिण पश्चिम के बिल्कुल कोने में स्थित है। चलिए बात करते हैं लद्दाख की, जो कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व में एक रेगिस्तानी इलाका है, जो कि एक समय का प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी रहा है। मध्य एशिया से तिब्बत तक इस मार्ग पर मसाले, कच्चे रेशम और दरियों का व्यापार हुआ करता। माना जाता है कि बौद्ध धर्म लद्दाख से ही तिब्बत तक पहुंचा। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ बर्फीला इलाका है, खेती करना बहुत मुश्किल है और तो और यहाँ पीने के लायक पानी की कमी भी देखी गई है। हालांकि जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो आम लोग वहीं से अपने पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। इस क्षेत्र की खासियत है पश्मीना ऊन, जिसे कश्मीरी व्यापारियों को बेचकर अपनी लद्दाख के लोग आमदनी कर लिया करते हैं। यहाँ की भोजन की बात करें तो यहाँ चीज, मक्खन और मांस बड़ी मात्रा में खाया जाता है और याक, गाय और बकरी जैसे पशु पाले जाते हैं। इसे कई बार छोटा तिब्बत के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ के लोगों के धर्म की बात करें तो हम पाएंगे कि लगभग 400 साल पहले यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए और उसका प्रभाव आज तक यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी संख्या के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर गीतों और कविताओं का मौखिक संग्रह को भी बढ़ावा दिया गया है, यानी कि मुंह जबानी। तिब्बत का यहाँ इतना प्रभाव है कि वहाँ के प्रसिद्ध ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में बहुत प्रचलित है और इससे संबंधित नाटक और गीत बौद्धों और मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। बात करते हैं दक्षिणी भाग की, यानी केरल की। यह इलाका एक तरफ तो समुद्र और दूसरी ओर पहाड़ी से घिरा है। इन पहाड़ियों पर अधिकांशतः काली मिर्च, इलायची और लौंग आदि मिलते हैं, जिनका बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। माना जाता है कि अरबी और यहूदी व्यापारी यहाँ सबसे पहले आए। इसके अलावा यीशु मसीह के शिष्य संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल में ईसाई धर्म को लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने, जिनके माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ। इब्न बतूता ने भारत के बारे में जो विवरण लिखा है उसमें कहा है कि केरल में अरबी मुसलमानों का बहुत सम्मान किया जाता था, जिसके कारण केरल में इस्लाम धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत की खोज की बात करें तो वास्को डी गामा ने भारत को खोजा और इसी कारण से पुर्तगालियों और उनके बाद
यूरोप से भारत का व्यापारिक संबंध जुड़ता चला गया। तो कुल मिलाकर केरल में ईसाई, इस्लाम, यहूदी, हिंदू, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। केरल में चीनी व्यापारियों का प्रभाव भी बड़ी मात्रा में देखा जा सकता है। जैसे चीनी वाला, इसका अर्थ है मछली का जाल, और चीना चट्टी, जिसका अर्थ है तलने के लिए यूज में लाया जाने वाला बर्तन। ये दोनों ही नाम चीन के नाम से प्रभावित है। यहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल आदि अधिक मात्रा में खाते हैं, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में चावल की खेती भी होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की आपूर्ति अधिक है। इसी के साथ ही भारत का आकलन हमने विविधताओं के रेफरेंस में तो कर लिया, पर अब बात करते हैं विविधता में एकता की, जिसमें भारत पूरे विश्व के लिए एक अच्छा प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ कितनी भी विविधताएं क्यों ना हो, यहाँ के लोगों का इतिहास एक है। मैप के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र एक है। अंग्रेजों से आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें लोगों ने अपनी एकता का अच्छा प्रदर्शन किया। इसी रेफरेंस में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी बहुत से लोग अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हुए थे, जिन्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से गोली मारकर रास्ते से हटा दिया गया। भारत की एकता को बनाए रखने के लिए बहुत से गीत, कविता और साहित्य को आधार बनाया गया, और आज भी भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीयता की भावना को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, और बाद में क्षेत्रीयता को। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में भारत के इतिहास और भारतीय लोगों के देश प्रेम को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया हमारा राष्ट्रगान भारतीयों की एकता और देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, और आपका जो भी फीडबैक हो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।